Assalamualaikum. Hope you are all fine. My name is Dr. Numan, and today it is the lecture of pancreas. First of all, the pancreas, it is very important organ of the human body. Anatomy, concerning its anatomy, just to revise it, anatomy क्या होती है? तीन मेन चीजें होती है इसमें, हेड, बॉडी, टेल. ठीक है, ये हेड है, बॉडी है, टेल है. साथ में एक इसका प्रोसेस होता है जिसे अनसिनेट प्रोसेस कहते हैं, एंड दिस इज नेक. तो तीन पोर्शन है इसके, हेड, बॉडी, टेल. ठीक है, ये एनाटमी है ग्रॉस इसलिए इसकी पैंक्रियाज की, और इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, इसके रिलेशंस और इससे क्या होगा फर्दर, ये सारी चीजें समझने के लिए. अब ये जो इसका हेड होता है, ये डुडिनम के, ये जो लूप होती है डुडिनम की जो लूप है, ठीक है, ये जो बन रही है, इसके दरमियान ये होता है हेड ऑफ द पैंक्रियास. और सेकेंडली दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये इसकी जो डक्ट है, ये डक्ट आपको नजर आ रही है, ये ओपन होती है इनटू दिस पार्ट ऑफ द डुडिनम, सेकंड पार्ट ऑफ डुडिनम. ठीक है, यहाँ पे जाके ये ओपन हो रही होती है. अब ये जहां पे ओपन होती है वहां मतलब इसके साथ ऊपर से सिस्टिक डक्ट भी मिल जाती है, और ये मिल के यहाँ पे ओपन होते हैं डुडिनम के अंदर. इस तरह से ये यहाँ पे बाइल सिक्रीट कर रहे होते हैं, और पैंक्रियाज यहाँ पे पैंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट कर रहा होता है. और ये जो पैंक्रियाटिक एंजाइम यहाँ पे सिक्रीट होंगे, ये क्या काम करते हैं? ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, एमाइलेज, लाइपेज वगैरह वगैरह, ये सारे जो एंजाइम्स हैं, प्रोटीजेज वगैरह, ये सारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें, इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें, तो हमने ये जो पैंक्रियाज है इसको दो पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है. एक एंडोक्राइन पोर्शन और एक एक्सोक्राइन पोर्शन हिस्टोलॉजिकली. ठीक है, एंडोक्राइन पोर्शन एंड एक्सोक्राइन पोर्शन. एंडोक्राइन पोर्शन कंप्राइज ऑफ एंडोक्राइन सेल्स. ये कौन से होते हैं ये आप डेफिनेटली आप पढ़ेंगे. ठीक है, सॉरी शेयर हो रही थी. एनी हाउ, तो एंडोक्राइन सेल्स एंड एक्सोक्राइन सेल्स मैं ये बता रहा था. ठीक है, एंडोक्राइन पोर्शन है और एक्सोक्राइन पोर्शन है. ये जो एक्सोक्राइन पोर्शन है, हम ये चीज कर रहे हैं एक्सोक्राइन. ठीक है, जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे, वो एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ द पैंक्रियास, नॉट एंडोक्राइन. ओवरऑल वैसे अगर बात करें तो एंडोक्राइन पोर्शन होता है और एक्सोक्राइन सेल्स होते हैं. एंडोक्राइन सेल, एक्सोक्राइन सेल, ये जो सेल्स हैं ये फिर आगे मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं. ठीक है, इनके क्या फंक्शन है? इसमें तीन तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स. वो क्या क्या सिक्रीट करते हैं? जैसे अल्फा ग्लूटाथोन, बीटा इंसुलिन, डेल्टा सोमेटोस्टेटिन सिक्रीट करता है. ठीक है, ये सारा आपने जब आप एंडोक्राइन पढ़ेंगे तो वो आप उसमें पढ़ लेंगे. लेकिन मैं जो डील कर रहा हूँ, मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, वो एक्सोक्राइन पोर्शन के साथ. तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि पैंक्रियाज की लोकेशन क्या है. ये डुडिनम के साथ पड़ा होता है. इसका हेड जो है डुडिनम की लूप में फिट हो रहा होता है, और ये ओपन करता है इनटू द डुडिनम थ्रू इट्स पैंक्रियाटिक डक्ट, और ये सिक्रीट करता है अपने पैंक्रियाटिक एंजाइम्स इनटू डुडिनम. वो क्या करते हैं एंजाइम्स? वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. और सेकेंडली मैंने ये आपको बताया कि इसके दो पोर्शन है हिस्टोलॉजिकली, एक एंडोक्राइन पोर्शन है, एक एक्सोक्राइन पोर्शन है. हम एक्सोक्राइन पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं. अब एक्सोक्राइन में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं. एक है उसकी इन्फ्लेमेशन, दूसरा है उसका न्यूप्लाज्म. इन्फ्लेमेशन दोनों तरह की होती है, एक्यूट भी होती है और क्रोनिक भी होती है. ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्यूट है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस. ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियास. अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? Acute pancreatitis is condition in which activated enzymes leak into the substance of the pancreas and initiate the autodigestion of the gland.
बेसिकली होता क्या है, मैंने अभी आपको जो बताया है वो ये बताया कि पैंक्रियाज अपने एंजाइम्स को रिलीज करता है इनटू द ड्यूडिनम, जहां पे वो जाके वो फूड की डाइजेशन करवाते हैं। अगर ये पैंक्रियाटिक एंजाइम्स पैंक्रियाज के अंदर ही सिक्रीट होना शुरू हो जाए इनटू द पैंक्रियाटिक सब्सटेंस, उसी में सिक्रीट होना शुरू हो जाए, तो वो क्या करेंगे, वो पैंक्रियाज को ही खाना शुरू कर देंगे। ऑटो डाइजेशन ऑफ द पैंक्रियाज, वो पैंक्रियाज को खाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से उसकी डिस्ट्रक्शन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, एंड दिस कंडीशन इज पैंक्रियाटाइटिस। ठीक है, यू शुड रिमेंबर इट इज व्हाट इज पैंक्रियाटाइटिस एक्चुअली है क्या, इट इज ऑटो डाइजेशन ऑफ द पैंक्रियाज। क्यों होती है, क्योंकि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स ड्यूडेनम में एक्सक्रीट होने की बजाय, सिक्रीट होने की बजाय अपने अंदर ही पैंक्रियाटिक एंजाइम्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, अपने अंदर ही सिक्रीट हो जाते हैं और फिर खुद को ही खाना शुरू कर देते हैं। दिस इज द डेफिनेशन। ये मैं आपको बता चुका हूं कि पैंक्रियाज से दो पोर्शन, वी आर डीलिंग विद द एक्सोक्राइन पोर्शन। एनीहाउ, जो पैंक्रियाटाइटिस है, अभी हमने क्या कहा कि ये क्या है, ऑटो डाइजेशन ऑफ द पैंक्रियाज। जो पीछे थ्योरी है वो है ऑटो डाइजेशन। ठीक है, अब इसकी जो इटियोलॉजी है उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो गाल स्टोन, ठीक है, और सेकेंडली अल्कोहल। ये दो मेन इंपॉर्टेंट इसकी कॉजेज हैं। गाल स्टोन, ये याद रखना है आपने, गॉल स्टोन एंड अल्कोहल, ये दो मेन इसकी इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं। गॉल स्टोन जाहिर है गॉलब्लैडर स्टोन है, जो वहां से निकल के सीबीडी से होते हुए पैंक्रियाटिक डक्ट से मिलते हैं, जहां पे सीबीडी पैंक्रियाटिक डक्ट से मिलती है, उस पाथवे से पैंक्रियाज के अंदर आके ऑब्स्ट्रक्शन काज कर देते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, और अल्कोहल क्या करती है वो हम देखेंगे, वो डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट है अल्कोहल का, बॉडी देखते हैं। इसी तरह किसी में इडियोपैथिक भी हो सकती है। ये 90% केसेस में ये कॉजेज हैं। याद रखना है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक गाल स्टोन, सेकेंडली अल्कोहल, ये याद रखना है। जो रेयर डिसऑर्डर्स है वो मल्टीपल हैं, जैसे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरग्लाइसरीडीमिया, ड्रग्स हैं, थायराइड, एजाथायोप्रीन, सोडियम वेलप्रेट, पेंटामिडीन, इन्फेक्शंस, मम्स, प्रोटोजोआ वायरस, कुछ वायरल इन्फेक्शन ये काज करती है। पोस्ट ईआरसीपी भी ये हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, ट्रांसप्लांटेशन की वजह से, सर्जरी की वजह से। ज़्यादा ट्रॉमा या ट्रांसप्लांटेशन, सर्जरी एक चीज है, सर्जरी हुई है या ट्रॉमा हुआ है, तो ये इसकी इटियोलॉजी है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, अगेन जो इस चीज को प्रोमिनेंट, ये डायग्राम जिस चीज को प्रोमिनेंट कर रही है वो एक अल्कोहल कंजम्पशन और दूसरा गाल स्टोन। बाकी ये रेयर डिसऑर्डर्स हैं जो ये पैंक्रियाटाइटिस करते हैं। अब इसकी पैथोजेनेसिस, ये होता कैसे है, तीन मेन इसके रूट्स हैं, तीन मेन तरीकों से ये होता है। पहली बात है कि या तो जो डक्ट है, पैंक्रियाटिक डक्ट, वो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। मैंने अभी आपको बताया था कि गॉल ब्लैडर की जो सीबीडी है वो ओपन होती है पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर, और फिर ये दोनों मिल के ओपन होते हैं इनटू द ड्यूडिनम। किस एरिया में, जहां पे एम्पुला होता है, एम्पुला वेटर, यहाँ पे आके ये ओपन होते हैं और फिर ये सिक्रीट करते हैं। पैंक्रियाज ज़ाहिर सिक्रीट करता है अपने एंजाइम्स को, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को, और जो गॉल ब्लैडर है वो सिक्रीट करता है बाइल और बाइल साल्ट्स वगैरह, उसको सिक्रीट करता है। तो पहली रीजन पैंक्रियाटाइटिस की क्या हो सकती है कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। दूसरी रीजन ये हो सकती है कि ये जो पैंक्रियाज होता है, इसके जो अपने सेल, इसके अंदर ये ग्लैंड है, पैंक्रियाज इज बेसिकली ग्लैंड। ठीक है, ये आपको पता है, आप नेट में पढ़ चुके हैं। इट इज बेसिकली ग्लैंड एंड इट कंप्राइजेज ऑफ मैनी एसिनाए। ठीक है, ये छोटे छोटे इस तरह के एसिनाए होते हैं, ये डक्ट्स हैं और ये एसिनाए हैं, जो विच इज लाइंड बाय एपिथेलियम। अब दूसरी इसकी रीजन ये होती है कि ये जो एसिनर सेल्स हैं इनकी इंजरी हो जाए, डायरेक्टली ये इंजर्ड हो जाए, दूसरी ये चीज हो सकती है मैकेनिज्म इसका। तीसरा ये होता है कि जाहिर है ये अपने अपने एंजाइम्स, अपनी एंजाइम्स को यहाँ पे सिक्रीट कर रहे होते हैं। अगर इस प्रोसेस में ये जो सिक्रीशन, ये जो एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस है, ट्रांसपोर्ट वाला प्रोसेस है, ये ही डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, तो ये तीन रीजन हो सकती है पैंक्रियाटाइटिस। पहली बात हमने कहा कि ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, ठीक है, डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, वो किस वजह से हो सकती है, मोस्ट कॉमन रीजन
स्टोन होते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया दी मोस्ट कॉमन रीजन इज ग्राल स्टोन। दूसरा हो सकता है कि किसी वजह से ये एम्पूला जो है जहां पे ये ओपन हो रहा है, ये सारे ओपन हो रहे हैं, ये इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो, एम्पूला का अपना कैंसर हो सकता है, पेनक्रियास का कैंसर हो सकता है जो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन काज कर रहा हो, फिर कोई और चीज हो सकती है। थर्डली, अल्कोहल क्या करती है? अल्कोहल सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेनिडाइटिस इज अल्कोहल। अच्छा, अल्कोहल क्या करेगी? अल्कोहल इस ये जो यहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है, इस एम्पूला के ऊपर जो स्फिंक्टर होता है जिसको हम स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं, इस स्फिंक्टर की कंस्ट्रक्शन करवा देगी, अगेन ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ठीक है, कोई और कंक्रीशंस यहाँ पे वो भी आके लॉज हो सकती है, फंस सकती है। तो ये सारे रीजन है इसकी ऑब्स्ट्रक्शन की। पहले हमने कॉज की पेनिडाइटिस की, वो क्या है? हमने कहा कि किसी वजह से डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, चाहे वो स्टोन की वजह से हो, चाहे वो अल्कोहल की वजह से हो, चाहे वो किसी कैंसर की वजह से हो। वो जब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा? एंजाइम्स एक्सक्रीट नहीं हो सकेंगे, अंदर ही एक्यूमुलेट होते जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? वो खुद को खाना शुरू कर देंगे, सेल्स को खाना शुरू कर देंगे। दैट इज पेनिडाइटिस। अच्छा, वो करेंगे क्या? हिस्टोलॉजिकली क्या करेंगे? सेल की डिस्ट्रक्शन होगी, अडीमा हो जाएगा, जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो भी इम्पेयर्ड हो जाएगा, यार ब्लड वेसल्स भी डिस्ट्रॉय होगी। उसे क्या होगा? मजीद इस्कीमिया हो जाएगा, उस रीजन का जो भी रीजन इफेक्ट हो रहा है उसका इस्कीमिया हो जाएगा। अच्छा, इस्कीमिया जब होगा, जब ब्लड सप्लाई कम हो रही है, इस्कीमिया हो गया है, तो उससे क्या होगा? जो जो एरिया सप्लाई हो रहे थे वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। अब वो एरियाज में क्या होता है? बेसिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जिसको एसिनार सेल्स कहते हैं। वो एसिनार सेल्स इन रिटर्न वो डैमेज हो जाएंगे एट द एंड। तो डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन से भी एट द एंड एसिनार सेल ही डैमेज हो रहे हैं। सेकेंडली हमने कहा कि डायरेक्टली एसिनार सेल ही इंजर्ड हो जाए, ये सेकंड मैकेनिज्म। अल्कोहल जो है वो डायरेक्टली टॉक्सिक है फॉर द एसिनार सेल्स, वो डायरेक्ट टॉक्सिक है, वो डायरेक्टली इनको इंजरी करती है, इनको इंजर्ड कर देती है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जो हमने अभी बात की थी ड्रग्स की, ट्रॉमा हो सकता है डायरेक्टली, वायरसेस हो सकते हैं, किसी भी वजह से। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, इस इंजरी की वजह से ये होगा कि ये जो जो एंजाइम्स हैं जो इसके अंदर होते हैं और एक खास मैकेनिज्म से, आगे हम देखेंगे, खास मैकेनिज्म से बाहर निकल रहे होते हैं, वो अंदर ही निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट नहीं होते, वो अंदर ही जब डैमेज हो जाएगा ये एसिनाई, तो वो अंदर ही सिक्रिएट होना शुरू हो जाएंगे और वो क्या करेंगे? वो फिर फर्दर डिस्ट्रक्शन काज कर देंगे। अच्छा, थर्डली ये है कि ये जो एंजाइम की जो ट्रांसपोर्ट है वो खराब हो जाए। तीसरा मैकेनिज्म वो कैसे? अच्छा, एंजाइम के ट्रांसपोर्ट, ये एंजाइम बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और फिर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब ये दो तरह के एंजाइम्स हैं, एक तो प्रोटीएजेस है, ठीक है, जो एक्सक्रीट, जो बाहर जा रहे होते हैं, और दूसरे लाइसोसोम के एंजाइम्स हैं। ठीक है, ये दो तरह के एंजाइम्स हैं। अभी इनकी मुख्तलिफ टाइप्स है, वो आप पढ़ लीजिएगा कि ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, वगैरह वगैरह, लाइपेज वगैरह, ये सारे एंजाइम्स हैं जो रिलीज होते हैं। अब ये मैकेनिज्म ह्यूमन में को इतना ज्यादा नोन नहीं है, बस इतना बताया गया है, इतना पता है कि ये जो ट्रांसपोर्ट होती है इन एंजाइम्स की, कि ये एंजाइम्स की ट्रांसपोर्ट जो है वो डिफेक्टिव हो जाए, ये एंजाइम बाहर जाए ही ना। जब वो एंजाइम बाहर नहीं जाएंगे तो जाहिर है वो अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और फिर वो एट द एंड डिस्ट्रक्शन काज कर देंगे, और वो डिस्ट्रक्शन विल लीड टू फाइनली द डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिनार सेल्स। तो एट द एंड ये तीनों मैकेनिज्म कर क्या रहे हैं? ये एसिनार सेल की ही इंजरी कर रहे हैं। चाहे ये हो, ये बैक फ्लोट से कर रहा है, ये डायरेक्टली कर रहा है, और ये एंजाइम्स की एक्यूमुलेशन से कर रहा है। एंजाइम अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं और वो एसिनार सेल की डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अच्छा, उससे क्या होगा? जब एसिनार सेल की डिस्ट्रक्शन होगी तो जाहिर है, हमने अभी किया था कि इन्फ्लेमेशन, अडीमा होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, प्रोटीन्स जिससे जो इसके स्ट्रक्चर हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अल्टीमेटली नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। ये नेक्रोसिस फैट की भी होगी और इंटरनल स्ट्रक्चर की भी होगी। एक्स्ट्रासेलुलर जो फैट, एक्स्ट्रा पेंक्रियाटिक जो फैट होता है, पेरी पेंक्रियाटिक, उसकी भी होगी, और इसके अंदर वाले रीजन उसकी भी नेक्रोसिस होगी, और चूंकि ब्लड वेसल्स भी डैमेज होगी तो हेमोरेज भी मिलेगी। तो ये सारी चीजें होना शुरू हो जाएंगी एट द एंड, और दिस विल लीड टू एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, साथ में नेक्रोसिस हो रही है, और हेमरेज भी हो रही है। तो देर आर थ्री मेन मैकेनिज्म्स ऑफ
एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, हमें चूंकि ये नेक्रोसिस है तो हमें ब्लैक रीजन मिलेगा और हेमरेज भी है, रेडिश ब्लैक हेमरेजिक एरियाज मिलेंगे, साथ में हमें येलो व्हाइट नेक्रोटिक एरियाज भी मिलेंगे, ठीक है, येलो व्हाइट नेक्रोटिक एरियाज। तो ये रेड ब्लैक हेमरेजिक एरियाज और ये नेक्रोटिक एरियाज हमें दोनों मिल रहे हैं ग्रॉसली। माइक्रोस्कोपिकली हमें 5 चीजें मिलेंगी माइक्रोस्कोपिकली। क्या मिलेगा, एक अडीमा मिलेगा, दूसरा नेक्रोसिस ऑफ फैट और पैंक्रियास के सब्सटेंस की, दोनों की, नेक्रोसिस, इन्फ्लेमेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैरेन्काइमा एंड हेमरेज। ये 5 चीजें हैं जो हमें मॉर्फोलॉजी में मिलेंगी, अडीमा, नेक्रोसिस, इन्फ्लेमेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैंक्रियास एंड हेमरेज। अब ये माइक्रोस्कोपी है, ये आपको नजर आ रहा है, ये फैट नेक्रोसिस हुई है, नेक्रोटिक एरिया, ये फैट की नेक्रोसिस है, ये पैंक्रियास के अपने सब्सटेंस की नेक्रोसिस है, हेमरेज है, अडीमा है, ठीक है, ये सारा यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं पैंक्रियाटाइटिस के। अगर हम इसको सिविरिटी वाइज देखें तो माइल्डर, जो माइल्ड फॉर्म है उसमें अडीमा और फैट नेक्रोसिस मिलती है, सीवियर फॉर्म उसमें अडीमा और फैट नेक्रोसिस के साथ साथ पैंक्रियास की अपनी नेक्रोसिस भी हो जाती है, और जो इससे भी ज्यादा सीवियर फॉर्म है उसमें इन सब के साथ हेमरेज भी हो जाती है। तो सिवियरिटी वाइज माइल्ड, सीवियर एंड मोस्ट सीवियर में ये डिफरेंसेस। ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली है, ये वैसे क्लिनिकली नहीं है। क्लिनिकली अब पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट आएगा आपके पास मिड एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ, ठीक है, एपिगैस्ट्रियम में इन द सेंटर ऑफ द एब्डोमेन ही विल बी हैविंग अ सीवियर पेन, और ये पेन खाना खाने के बाद या अल्कोहल इनटेक के बाद तेज होगी या स्टार्ट होगी, और ये कोई 12 या 12 to 24 आवर तक रहेगी, और ये पेन इंतहाई शार्प क्रूशिएटिंग पेन होगी जो कि पीछे को रेडिएट करेगी, पीछे से ये स्कैपुला को या यानी शोल्डर को या नीचे आईलिड फोसा को नीचे की तरफ ये रेडिएट हो जाएगी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जर्नलाइज्ड हो जाएगी और पूरे एब्डोमेन को इन्वॉल्व कर लेगी। स्टार्ट में ये पिन पॉइंट होगी इन द लोकलाइज्ड होगी, पिन पॉइंट होगी इन द एपिगैस्ट्रियम, वहां से ये बैक में रेडिएट होगी, ऊपर को जाएगी शोल्डर को या नीचे को आएगी इलीट फोसा पे, और फिर ऐसा ऐसा ये विद सीवियरिटी ये बढ़ती जाएगी और पूरे एब्डोमेन को इन्वॉल्व कर लेगी। ये पेन मूवमेंट के साथ बढ़ जाएगी, अगर रेस्ट करेंगे तो कम हो जाएगी, इसी तरह सुपाइन कंडीशन में बढ़ जाएगी, और लेकिन फॉरवर्ड अगर झुकेंगे तो कम हो जाएगी। अच्छा, पेन के साथ और क्या होगा पेशेंट को नॉजिया एंड वॉमिटिंग मोस्ट ऑफ द कंडीशन में होता ही होता है, पेन होती है साथ में नॉजिया एंड वॉमिटिंग भी होती है, और अगर हम फील करेंगे तो एब्डोमेन विल बी टेंडर एंड इट विल बी रिजिड। क्यों रिजिड होता है, क्योंकि सारे जो मसल्स होते हैं एब्डोमिनल मसल्स की, उनकी ब्लॉडनिंग हुई होती है, और वेरी सीवियर कंडीशन में एब्डोमेन डिस्टेंड भी हुआ होता है। एक साइन होता है जो आपने याद रखना है, ब्रूजिंग एंड डिसकलरेशन इन द लेफ्ट फ्लैंक, जिसे हम ग्रे टर्नर साइन कहते हैं, और ब्रूजिंग एंड डिसकलरेशन अराउंड द अम्बिलिकस जिसे हम कोलन साइन कहते हैं, ये भी इसी का साइन है, और ये सीवियर पैंक्रियाटाइटिस में होता है, ठीक है, ग्रे टर्नर साइन एंड कोलन साइन, ठीक है, ये कोलन साइन और ये ग्रे टर्नर साइन। इन्वेस्टिगेशन क्या है, हमने एंजाइम्स देखने हैं पैंक्रियाज के, हमने सिर्फ एमाइलेज करवाना है, लाइपेज करवाना है। एमाइलेज 72 आवर्स तक रेज रहेगा, और ये 3 टाइम्स रेज होता है नॉर्मल से, ठीक है, उसके बाद ये ज़ाहिर है कम हो जाता है, लेकिन लाइपेज जो है वो 7 to 14 डेज तक वो रेज्ड रहता है। ये 2 एंजाइम हमने करवाने हैं, दैट विल इंडिकेट एक तो क्लिनिकल हिस्ट्री, दूसरा इनका इंक्रीज होना विल टेल अस द स्टोरी ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ज़ाहिर है डब्ल्यूबीसीज, इन्फ्लेमेशन है तो डब्ल्यूबीसीज ज्यादा होंगे, ग्लूकोज बर्न का लेवल भी बढ़ सकता है, लो हो सकती है, एएसटी बिलिरुबिन अल्कलाइन फास्फेटेस वो भी रेज हो सकता है। चंगा लगा सेट में लिए क्यों आवाज आ रही है? हां इनका यार और इन्वेस्टिगेशंस क्या हो सकती हैं, एक्सरे एब्डोमेन,
सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, ये सारे इसकी बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस बस को देखने के लिए यूज होंगे। क्या मैं देखिए और यहाँ उधरों कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या है? पेशेंट कैन सफर फ्रॉम शॉर्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा जब ब्लड लॉस होगा तो शॉर्ट में चला जाएगा, जिससे रीनल फेलियर हो सकता है, हाइपोक्सिया, हाइपरग्लाइसीमिया, ज़ाहिर है जब अपने ऐसे सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इंसुलिन नहीं बनेगी तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, क्यों? क्योंकि कैल्शियम ज्यादा जहां पे नेक्रोसिस होगी कैल्शियम वहां डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, कैल्शियम हो जाएगी, उससे कैल्शियम का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा। एनी हाउ, एल्बुमिन का लेवल कम हो जाएगा, वहां पे एब्सेस बन सकती है, सूडोसिस्ट बन सकती है, उसकी वजह से पेंक्रियाज की वजह से असाइटिस डेवलप हो सकती है, अपर जीआईटी ब्लीड हो सकता है क्योंकि स्टोमक इसके पास पड़ा होता है, डुओडेनम पास पड़ी है तो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है क्योंकि सीबीडी इसमें आगे ओपन होती है तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी हो सकता है। तो ये आपने याद रखना है। मैंने अभी आपको बताया कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस क्या है। बेसिकली इट इज सिंपली द ऑटो डाइजेशन ऑफ पैंक्रियाज। वो क्यों होती है और कौन करता है? वो इसके एंजाइम्स करते हैं। इसके जो एंजाइम्स है, नॉर्मली पैंक्रियाज ने क्या करना होता है? नॉर्मली पैंक्रियाज ने एंजाइम्स को सिक्रीट करना होता है इनटू द डुओडेनम और ये एंजाइम वहां जाके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर वो उसमें सिक्रीट ना हो सके तो वो क्या करते हैं? अपने ही पैंक्रियाज को खाना शुरू कर देते हैं। उसकी मल्टीपल रीजन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है गॉल स्टोन और अल्कोहल। अच्छा, अब ये जो गॉल स्टोन है ये क्या करेंगे? ये डट की ऑब्स्ट्रक्शन कर देंगे। उससे अल्टीमेटली क्या होगा? एसिनार सेल की डिस्ट्रक्शन होगी अल्टीमेटली, ठीक है। दूसरा मैकेनिज्म ये हो सकता है कि एसिनार सेल की डायरेक्टली इंजरी हो जाए, डायरेक्टली डैमेज हो जाए किसी ट्रॉमा की वजह से, ड्रग्स की वजह से या अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से। तीसरा ये होता है कि ये एंजाइम्स की जो ट्रांसपोर्ट होनी होती है वो मैकेनिज्म जो है वो इम्पेयर हो जाए। लिहाजा इन तीनों से क्या होगा? एंजाइम्स बाहर नहीं आएंगे बल्कि अंदर ही रिलीज हो जाएंगे और फिर अंदर ही अंदर इस पेंक्रियाज की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दैट विल लीड टू एक्यूट पेनिट्राइटिस। मॉर्फोलॉजिकली मैंने आपको बताया कि इसमें 5 चीजें हैं: एडीमा है, नेक्रोसिस, इन्फ्लेमेशन, डिस्ट्रक्शन एंड हेमरेज। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। क्लिनिकली आपको पेन मिलेगी इन द मिड एपिगेस्ट्रियम, वो आगे रेडिएट होगी, साथ में नॉजिया एंड वोमिटिंग मिलेगा। इसके अलावा आपको टेंडर और जो है टेंडर एब्डोमेन मिलेगा, मसल्स की गॉर्डनिंग हुई होगी, साथ में आपको ब्रूजिंग मिलेगी जिसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको ग्रे टर्नर साइन और कुलन साइन, ये आपने याद रखना है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है एमाइलेज एंड लाइपेज, क्योंकि ये ज़ाहिर है ये उसके पैंक्रियाज के एंजाइम में ये रेज हुए होंगे, प्लस साथ में और भी चीजें होती हैं। और ये एक्सरे, सीटी, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई ये हमें हेल्प करेगा कॉम्प्लिकेशंस को फाइंड आउट करने के लिए। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? शॉर्ट रीनल फेलियर, हाइपोक्सिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोएल्बुमिनीमिया, एब्सेस, सूडोसिस, एसाइटिस वगैरह। Now we come into the neoplasms of एक्सोक्राइन पेंक्रियाज। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं एक्सोक्राइन को डील कर रहा हूं, एंडोक्राइन मैं नहीं पढ़ा रहा। तो एक्सोक्राइन पेंक्रियाज ये जो न्यूप्लाज्म होते हैं वो 3 कैटेगरीज के होते हैं: बेनाइन, मैलिग्नेंट एंड बॉर्डरलाइन। ठीक है, ये आपने क्लासिफिकेशन याद रखनी है। बेनाइन जो होते हैं वो मोस्टली सिस्टिक होते हैं, जैसे सीरस सिस्ट एडिनोमा, म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा, इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस एडिनोमा, ये भी सिस्टिक है। मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा, ये सारे बेनाइन है। ये मोस्टली सिस्टिक जो है वो बेनाइन होते हैं, लेकिन ये मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली दे आर बेनाइन। मैलिग्नेंट क्या है? मोस्ट कॉमन दैट इज डक्टल एडिनोकार्सिनोमा। ये मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है पेंक्रियाज का और बहुत इंपॉर्टेंट है, डक्टल एडिनोकार्सिनोमा। इसके अलावा सीरस म्यूसिनस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा, इंट्राडक्टल म्यूसिनस पेपिलरी ट्यूमर, बॉर्डरलाइन होते हैं म्यूसिनस सिस्टिक ट्यूमर। ठीक है, ये आपने सारे ये ट्यूमर इस तरह याद रखने हैं। वैसे जनरल बात ये है कि जो सिस्टिक ट्यूमर है वो मोस्टली बिनाइन होते हैं और जो मैलिग्नेंट है उसमें सबसे कॉमन जो ट्यूमर है वो है एडिनोकार्सिनोमा। एपिडेमियोलॉजिकली अगर देखा जाए, ओल्ड एज में होते हैं, ओबीज पेशेंट में होते हैं, जिनमें फैमिली हिस्ट्री हो वो ज्यादा रिस्क पे होते हैं। जो स्मोकर हैं उनमें रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिनमें पहले पैंक्रियाटाइटिस हुआ हो या डायबिटीज हो उनमें इसका रिस्क ज्यादा होता है। जो सिस्टिक ट्यूमर है पेंक्रियाज के वो 3 है: सीरस सिस्ट एडिनोमा, म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा,
इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस एडिनोमा, इनमें से जो सबसे कॉमन है, मोस्ट कॉमन, दैट इज म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा। ठीक है, वो नाम से जाहिर है कि इसमें म्यूसिन प्रोडक्शन ज्यादा होती है। ये भी बिनाइन होता है, लेकिन याद रखना है ये मोस्ट कॉमन है, बिनाइन होता है लेकिन मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है इसका। इट इज अ प्रिकर्सर फॉर अडीनोकार्सिनोमा। ठीक है, ये उसका प्रिकर्सर है, ये चीज आपने याद रखनी है। और ये दूसरा बॉडी और टेल में होता है, बिनाइन है लेकिन मैलिग्नेंट पोटेंशियल है। मोस्ट कॉमन सिस्टिक ट्यूमर है पेंक्रियाज का, और बॉडी एंड टेल में होता है। सीरस सिस्ट एडिनोमा ये सेकंड है, सेकंड मोस्ट कॉमन सिस्टिक ट्यूमर है, और ये हेड के रीजन में होता है। ठीक है, हेड ऑफ द पेंक्रियाज वहां पे होता है। ये भी बिनाइन होता है और इसके कोई मैलिग्नेंट पोटेंशियल नहीं होता। इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस एडिनोमा, इट इज आल्सो फाउंड इन द हेड ऑफ द पेंक्रियाज। ठीक है, और इसके अंदर भी मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है। इट इज आल्सो अ प्री मैलिग्नेंट प्रिकर्सर फॉर एडिनोकार्सिनोमा। तो मैंने आपको 3 सिस्टिक न्यूप्लाज्म बताए, उनके उनके बारे में ये मोटी बात ही, म्यूसिनस, सीरस एंड इंट्राडक्टल, ये 3 सिस्टिक एडिनोमा है। ये तीनों ही बिनाइन हैं। जो म्यूसिनस है वो मोस्ट कॉमन है और इसके पास मैलिग्नेंट पोटेंशियल भी है, और ये बॉडी एंड टेल में होता है। बाकी जो दो हैं, सीरस एंड इंट्राडक्टल, ये दोनों हेड रीजन में है। सीरस जो है ये इट हैज नो मैलिग्नेंट पोटेंशियल, लेकिन इंट्राडक्टल इट हैज मैलिग्नेंट पोटेंशियल। ठीक है, now we coming to now the adenocarcinoma of pancreas. This is very important and it is the most common malignant tumor of pancreas. ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट इज द मोर्टेलिटी वाइज अगर देखा जाए तो 4th मोस्ट कॉमन ट्यूमर है मोर्टेलिटी वाइज। ठीक है, अब ये ट्यूमर पेंक्रियाज में कहाँ होता है? मेनली ये पेंक्रियाज के हेड में होता है 60 to 70%। ठीक है, उसके बाद ये बॉडी में होता है और लेस कॉमन है ये टेल में। ये 3 जगह पे हो सकता है, हेड, बॉडी या टेल में, लेकिन मेनली ये हेड में होता है। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स वही हैं जो बाकी हमने ओवरऑल हमने बात की थी ट्यूमर्स की, वही रिस्क फैक्टर हैं। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर स्मोकिंग है, उसके बाद ओल्ड एज का होना, डाइट जो आप फैटी डाइट खाएं, यानी ओबीज पेशेंट हो जो फैटी किस्म की डाइट खा रहा हो, हेरिडिटरी कंडीशन है, पैंक्रियाटाइटिस हुआ हो पेशेंट को, डायबिटीज हो या MEN सिंड्रोम हो, ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। प्रिकर्सर मैंने पहले बताया, 2 प्रिकर्सर बता दिए, तीसरा प्रिकर्सर अब बता रहा हूँ। 2 प्रिकर्सर आपको पहले क्या बताए थे? एक द मोस्ट कॉमन सिस्टिक न्यूप्लाज्म, वो क्या था? म्यूसिनस सिस्टिक न्यूप्लाज्म, वो एक इसका प्रिकर्सर है। सेकंड बताया था इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस न्यूप्लाज्म, वो इसका प्रिकर्सर है। एंड थर्ड इज पैंक्रियाटिक इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया। ठीक है, ये 3 प्रिकर्सर हैं एडिनोकार्सिनोमा के। ये याद रखना है, ये पूछे जाते हैं, एमसीक्यू भी आता है। ये 3 प्रिकर्सर हैं एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द पैंक्रियास के। ये जो पैंक्रियाटिक इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया क्या है? ये वही है जी जो हम बार बार जिसकी बात करते रहे हैं कि ये पहले डिस्प्लेजिया होगा, ठीक है, वो फिर बढ़ जाएगा तो वो फिर कार्सिनोमा इन सिटू हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली वो है। अच्छा, अब हम पैथोजेनेसिस की बात करें। पैथोजेनेसिस के अंदर जो एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द पैंक्रियास की जो पैथोजेनेसिस है, उसके अंदर 4 जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है KRAS, P16, P53 एंड SMAD4, SMAD4। इन 4 की म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो एडिनोकार्सिनोमा है पेंक्रियास का, बिल्कुल जैसे हमने इंटेस्टाइन यानी कोलोन के एडिनोकार्सिनोमा में पढ़ा था कि एक पाथवे होता है, एक मैकेनिज्म होता है कि पहले बिनाइन होता है, फिर डिस्प्लेजिया होता है, फिर वो डिस्प्लेजिया बढ़ते बढ़ते पूरी एपिथेलियम को इन्वॉल्व कर लेता है और फिर वो कार्सिनोमा इन सिटू बन जाता है और फिर वहां से इन्वेजन होती है। वो जैसे एक पूरा एक स्टेप वाइज प्रोग्रेशन होती है फ्रॉम द नॉर्मल टू एबनॉर्मल टू हाईली एबनॉर्मल थिन, वैसे ही इसमें होता है कि नॉर्मल से हाईली एबनॉर्मल के दरमियान एक स्टेप वाइज प्रोग्रेशन है। अच्छा, ये जो पैंक्रियाटिक इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया स्टेज 1, 2, 3 ये क्या है मैं पहले बता चुका हूँ।
अगर डिस्प्लेजिया लेस देन, डिस्प्लेजिया आपको पता है क्या होता है, डिस्प्लेजिया अगर एपिथेलियम की मतलब हाफ से कम को इन्वॉल्व कर रहा हो, 50% से कम को इन्वॉल्व कर रहा हो, तो उसे स्टेज 1 कहेंगे। अगर वो 50% से ज्यादा हो लेकिन कंप्लीट ना हो तो उसे स्टेज 2 कहेंगे। अगर वो कंप्लीट यानी पूरी की पूरी एपिथेलियम ऊपर से नीचे तक इन्वॉल्व हो रही हो उसे स्टेज 3 भी कहेंगे, और उसी को ही कार्सिनोमा इन सिटू भी कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेजिया इन्वॉल्विंग द होल ऑफ एपिथेलियम बट नॉट क्रॉसिंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, उसको हम कार्सिनोमा इन सिटू भी कहते हैं। और जब वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए, इन्वेजन कर जाए, तो फिर उसे हम फुल फ्लैश यानी इन्वेसिव कार्सिनोमा बोलते हैं। तो ये स्टेप वाइज प्रोग्रेशन है। ये होती कैसे है, एक जो स्टेज 1 है उसमें इंपॉर्टेंट है टेलोमियर्स की शॉर्टनिंग होती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है केरएस की म्यूटेशन। क्या होता है, केरएस ओवर एक्टिव हो जाएगा। केरएस का काम क्या होता है, ये बेसिकली इज ऑन्कोजीन। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि सिग्नल्स भेजता है, इंट्रा सेलुलर सिग्नल पाथवे को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ओवर एक्टिवेट हो जाएगा और बहुत ज्यादा सिग्नल्स भेजना शुरू कर देगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, P16 की म्यूटेशन। अब P16 इज अ ट्यूमर सुप्रेसर जीन। इसका काम ट्यूमर बनने से रोकना है। तो ये जो जीन है ये इनएक्टिवेट हो जाती है। बेसिकली अगर आप सेल साइकिल में देख लें तो ये सेल साइकिल को कंट्रोल कर रही होती है। जब ये ट्यूमर सुप्रेसर जीन जो सेल साइकिल कंट्रोल कर रही है ये इनएक्टिवेट हो जाएगी, सेल साइकिल कंट्रोल ही नहीं होगा और मल्टीपल बहुत तेजी से एबनॉर्मल सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, SMAD4, इसकी भी इनएक्टिवेशन हो जाती है। ये क्या होता है, ये बेसिकली सिग्नल भेज रहा होता है, ये भी इंट्रासेलुलर सिग्नल भेज रहा होता है। और P53 ये क्या है, ये भी ट्यूमर सुप्रेसर जीन है। ये क्या कर रहा होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चेक पोस्ट भी है, यानी कि ये सेल साइकिल को कंट्रोल भी कर रहा है और नेक्रोसिस अपोप्टोसिस उसको भी कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो जब इसकी भी इनएक्टिवेशन होती है तो जो एबनॉर्मल सेल हैं उनको रोकने वाला कोई नहीं रहता और वो मजीद एबनॉर्मल सेल बनाते जाते हैं और ट्यूमर में कन्वर्ट होते हैं। तो दिस इज अ स्टेप वाइज प्रोग्रेशन, ये आपने याद रखना है। स्टार्ट में क्या होता है, केरास की एक्टिवेशन, टेलोमियर की शॉर्टनिंग, फिर क्या होता जाता है, फिर P16 इनएक्टिवेशन होता है, P53 की इनएक्टिवेशन होती है, SMAD4 और BRCA2 इनकी भी म्यूटेशन हो जाती है। मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखें एडिनोकार्सिनोमा की मॉर्फोलॉजी अगर देखें क्रॉसली, तो इट इज अ ग्रे वाइट, आपको ये एरिया नजर आ रहा है, ग्रे वाइट एरिया होता है जो कि पूरली डिफाइंड होता है। ज़ाहिर है ये ट्यूमर है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर इज अ पूरली डिफाइंड। ये ग्रे वाइट और हार्ड एरिया बनाता है, ग्रे वाइट एंड हार्ड एरिया। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखें तो इट इज अ एडिनोकार्सिनोमा, नाम से ज़ाहिर है एडिनोकार्सिनोमा है। ये मॉडरेटली टू पुअरली डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा होता है। याद रखना है पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा इज वेरी एग्रेसिव, इसलिए ये माइल्ड नहीं होता, ये मॉडरेटली टू पुअरली डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा है। ये पुअर मॉडरेटली टू पुअरली डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा होता है। ज़ाहिर एडिनोकार्सिनोमा है तो उसमें इसके अंदर ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे या हमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मिलेंगे। ये नजर आ रहा है आपको, ग्लैंड लाइक या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मिलते हैं। सेकेंडली इसकी दो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, वो क्या है, एक कि ये हाईली इन्वेजिव होता है, सेकेंडली डेस्मोप्लेजिया यानी फाइब्रोसिस बहुत ज्यादा होती है। ये आपने दो चीजें याद रखनी है। एक तो ये नाम से ज्यादा एडिनोकार्सिनोमा है, वो उसकी सारी आपको पता है माइक्रोस्कोपी क्या होती है। सेकेंडली ये एग्रेसिव होता है, ये आपने याद रखना है। अब एग्रेसिव है तो फिर दो चीजें इसमें जरूरी हैं, वो क्या है, एक ये हाईली इन्वेजिव है, दूसरा डेस्मोप्लेजिया कॉज करता है यानी बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस करेगा। हाईली इन्वेजिव यानी पेरिन्यूरल इन्वेजन भी करेगा, लिम्फेटिक इन्वेजन भी करेगा, और सेकेंडली डेस्मोप्लेजिया करेगा। स्प्रेड इसकी कैसे होती है, लोकल स्प्रेड भी होती है, डिस्टेंस स्प्रेड भी होती है, लिम्फ नोड से भी स्प्रेड करता है। ठीक है, लोकली जो भी इसके इर्द गिर्द ऑर्गन्स होते हैं उनको ये इन्वॉल्व करता है, जैसे जैसे डोडिनम है यानी कोलोन, डोडिनम पड़ा है, कोलोन पड़ा है, स्टोमिक पड़ा है, एड्रीनल, स्प्लीन, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, उन सबको इन्वॉल्व कर सकता है। लिम्फ नोड को मेटास्टेसाइज करता है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पेरी पैंक्रियाटिक